नाज़रीन, सोचता पाकिस्तान के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि ऐसे मौज़ूआत को टच किया जाए जिन्हें कमर्शियल मीडिया अपनी मार्केट डिपेंडेंसी की वजह से उठा नहीं सकता। आज हम एजुकेशन के हवाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अपने अपने मुल्कों में हायर एजुकेशन पॉलिसी पे असरअंदाज हुए, उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा, उसके बनाने में वो शामिल रहे। और मैं इनसे समझना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम, जो दोनों ने एक ही किस्म का एजुकेशनल सिस्टम 20वीं सदी के वस्त में जब हासिल किया, वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होता चला गया। उसमें आज क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, हायर एजुकेशन के लेवल में क्या फ़र्क हैं, हिंदुस्तान के एक्सपीरियंसेस से, सक्सेसेस से पाकिस्तानी हायर एजुकेशन किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकती है, हिंदुस्तान ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसीज़ को कैसे डील किया, पाकिस्तान ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसीज़ को कैसे टैकल किया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैं बात करूँगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साबका फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस के हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू सर। डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सत्या मूर्ति साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर सत्या मूर्ति। मेरे लेफ्ट पे तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर जावेद लगारी साहब, आपकी इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के करंट चेयरमैन। डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर प्रोफेसर आलोक भट्टाचार्य, जिनका ताल्लुक है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस एंड स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे उर्फ़ आम में बड़े सगीर में JN यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाता है। वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रोफेसर साहब। और प्रोफेसर साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर GA मयाना, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में रेक्टर हैं, एसोसिएट डीन हैं, रेयर रिसर्च के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आई वुड लाइक टू बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम दैट। यहाँ से मैं राइट से अपने शुरू करता हूँ डॉक्टर अताउर रहमान साहब से और प्रोफेसर सत्या मूर्ति से। दोनों रियासतों ने ब्रिटिश इंडिया इंपीरियल ऑर्डर को इनहेरिट किया, एक एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद खड़ा किया। उसमें एक एम्फेसिस था, एक वर्ल्ड व्यू था। फिर 60 साल में हमने देखा कि दोनों कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम का जो वर्ल्ड व्यू है वो डाइवर्ज करता चला गया, मुख्तलिफ हो गया। क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? You see, I think one word would be Pandit Jawaharlal Nehru, the difference between the two countries. Pandit Jawaharlal Nehru, right from the beginning, said, education, science and technology will be the cornerstones. ये जो तालीम है और साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसकी वो बुनियादें होंगी जिस पे आगे का हिंदुस्तान बनेगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मोहम्मद अली जिन्ना साहब का शुरू में इंतकाल हो गया, लियाकत अली ख़ान जो थे वो शहीद कर दिए गए, फिर जमहूरियतें कुछ अरसे के लिए आईं, तो तालीम जो है वो कभी भी हमारी तरजीहात में रहा नहीं। और आज सूरत हाल ये है इसके नतीजे में कि दुनिया की जो बॉटम 6 कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है कि कितने % हम GDP का खर्च करते हैं। तो पिछले 60 साल में जो लोएस्ट प्रायोरिटी दी गई है अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में, वो तालीम को दी गई। सर, मैं एक फॉर क्विक इंटरवेंशन कि मतलब आर यू देन सजेस्टिंग कि जिस तरह से JN का, जवाहरलाल नेहरू का एक विजन था कि साइंस, टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन जो है, ये जो सेरेब्रल एक्टिविटी है, वो एक रियासत के फ्यूचर को सिक्योर करेगी या उसको अपनी जगह दिलाएगी दुनिया के अंदर, अक़वाम में। तो पाकिस्तान के अंदर कोई सिरे से ऐसी पर्सनैलिटी पैदा ही नहीं हुई उस पूरे टाइम पीरियड में, यानी 50s, 60s और 70s में, जिसको ये एक्टिविटी, जिसको ये अंडरस्टैंडिंग होती, जो इसके ऊपर एक विजन पेपर लिखता, जो एक पर्सनैलिटीज़ बहुत सारी पैदा हुई एट द यूनिवर्सिटी लेवल, पॉलिटिशियंस भी है, लेकिन एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि ये जो है दिस हैज़ टू बी टॉप ड्रिवन। आप देखें जो सिंगापुर में हुआ, ली क्वान यू, जनरल पार्क इन कोरिया, महातिर मोहम्मद इन मलेशिया, नेहरू इन इंडिया। In Pakistan, unfortunately, we are big fat zero. We never had education, कभी हमने प्रायोरिटी नहीं दी। थोड़े थोड़े पीरियड्स आए, थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन में हमने पिछले 8-10 साल में कुछ तरक्की ज़रूर की है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखें आज कहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि आपके जो हैं आधे लोग जो हैं वो लिटरेट नहीं हैं, बाकी आधे जिनको आप लिटरेट कहते हैं वो भी लिख नहीं सकते, उनमें से ज़्यादातर सिर्फ दस्तखत कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त लिटरेसी रेट 70% से ज़्यादा पहुंच चुका है, और उसके नतीजे के अंदर फिर हायर एजुकेशन पे जो उन्होंने ज़ोर दिया, IITs बनाए, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो ज़ोर दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़ोर दिया, आज के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में लोहा माना जाता है उनका, दे आर अमंग्स द टॉप इंस्टीट्यूट्स। और जो इंडिया का $60 अरब का IT का एक्सपोर्ट हुआ,
اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ مین پاور. آج ہندوستان جو ہے وہ 5 لاکھ انجینئرس پروڈیوس کر رہا ہے ہر سال, 500,000 انجینئرس. اٹس آئی تھنک نمبر 2 ان دا ورلڈ جو انجینئرس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس وقت. تو اچھا سیکوینس میں تو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ تعلق آپ کا جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے پروفیسر الوک بچائے, ڈو یو تھنک اٹ از دی جواہر لال نہرو فیکٹر, ون سنگل پرسن فیکٹر, ایک سنگل آدمی کی وجہ سے ہوا ہے فرق سارا؟ آئی تھنک انہوں کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا, نہرو کا زیادہ رہا ہے, بٹ ان کی جو کیبنٹ ایٹ دا ٹائم تھی, جو ادر لوگ سے کیبنٹ, مینی آف دیم ہیو بین ٹرینڈ ابراڈ, they came from Cambridge and all these things. And I think there was a major political will. The reason was very simple. The reason they realized that the Western world has done well because of education. And they wanted to very fast catch up with the Western world. And that's why I think as soon as the independence... کیا کیا مطلب پھر نہرو made it possible کہ massive investments ہوں ایجوکیشن کے اندر, investment ہوئے, institutes build up ہوئے, universities build up ہوئے, the whole UGC was set up, the CSIR was set up, everything happened around that time. In fact, CSIR was set up even before. یہ صحیح ہے, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب 60s میں امریکہ نے 62 کے بعد اپنی مدد آفر کی تو پنڈت نہرو نے ان کو کہا کہ ہمیں یہ مدد چاہیے کہ ہمیں آئی آئی ٹیز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ان فیکٹ سب آئی آئی ٹی ایک دیش, دہلی آئی آئی ٹی برٹش لوگوں کے ہیلپ سے بنی ہے, کوئی آئی آئی ٹی کانپور واز امریکن ہیلپ سے بنی ہے, لائک دیٹ ایوری آئی آئی ٹی واز بلٹ. 8 ہیں یا 9 ہیں, اسٹارٹیڈ ود 5 and right now it is 12 or 16 or so. تو انیشیل آئی آئی ٹیز جو ہیں وہ گفٹس ہیں. It's not gifts, but it's a collaboration with various countries that help to set up. دیکھیں لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز جو ہے اس کو USAID نے اس کو فائنینس کیا, بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے پاکستان میں کہ اس کا جو It's not only finance, not only because I'm a product of one of the IIT Kanpur. اچھا, I did studies from there. And when I was a student in 1970, Professor Derek Davenport was from one of the American universities, was a faculty there. So we not only got, we had even people who came helped to recruit faculty for IITs. So there was a major collaboration that helped to set up this. And same time, Indian Institute of Management was also set up. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کیوں ڈاکٹر جاوید لگائی صاحب, ڈائیورجنس جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی پاکستان میں؟ جب انہیریٹ تو ہم نے ایک ہی سسٹم کیا تھا, یہ تو بات ہوگی کہ جواہر لال نہرو واز دا ڈیسائڈ, ڈائیورجنس کہاں سے ہوئی, ویئر وی اسٹارٹ؟ ایجوکیشن میں ویری کلیئرلی جیسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انڈیا میں شروع میں رائٹ فرام دا بگننگ دے ہیڈ لیڈرشپ ان ٹرمز آف جواہر لال نہرو, اینڈ وی لاسٹ آور لیڈرشپ. قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان. ہمارے پاس 2 چھوٹے سرجز آئے تھے بیچ میں پاکستان کی ہسٹری میں, اگر آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن میں. ایک آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں, 60s میں ایوب خان کے زمانے میں نہیں تھا. نہیں, ایجوکیشن میں سب سے زیادہ لارجسٹ نمبر آف یونیورسٹی جو فرسٹ سرج میں بنی تھی وہ زید بھٹو کے زمانے میں بنی تھی, قائد اعظم یونیورسٹی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اینڈ لاٹ آف اس پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیس بھی کچھ بنا تھا. آپ کو پتہ ہے کافی ٹیکنالوجی کے پروگرامز اس وقت میں بوسٹ آیا تھا, تو دیٹ واز اے تھنگ, بٹ اگین دیٹ واز ویری شارٹ لیوڈ. اور اس کے بعد آ کے پھر جنرل مشرف کے زمانے میں آئی تھنک کہ ایک دم آل آف اے سڈن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب اس زمانے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اور بعد میں HEC میں تھے, تو اگین یو کوڈ سی اے سرچ دیٹ ایکچولی ہیپن ڈیورنگ دیٹ ٹائم. لیکن اگر آپ 64-65 ایئرس کی ہسٹری میں دیکھیں یہ چھوٹے پیریڈز ہیں. اب رزلٹ یہ ہے کہ اچھا انڈیا کنٹینیو ٹو سرچ فارورڈ انڈر آل پاسبل لیڈرشپس. اب رزلٹ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جو اب لٹریسی ریٹ کی بات کر رہے تھے, میں ایکسیسیبلٹیز کی بات کرتا ہوں ان ہائر ایجوکیشن, ہم لوگ 8% پہ ہیں, دے آر آلریڈی ایٹ 18%, جبکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ واز دا سیم ایٹ 64. سو یو آر آلموسٹ ٹاکنگ 2.5 times ایکسیلریٹڈ, ہم سے آگے نکل چکے ہیں. بجٹس کی اگر آپ بات دیکھیں, ہمارے ابھی بھی کرنٹ 2012 میں ہمارا کٹ ہوا بجٹ میں, وی لاسٹ 10% of the rupee value, while Indian higher education budget میں got a 25% increase. تو وہاں پہ ایک پرائرٹی ہے, ایک فوکس ہے. ساری پولیٹیکل لیڈرشپس نے فوکس اور پرائرٹی پہ ہائر ایجوکیشن کو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایمفیسس دیے. عطا رحمان صاحب نے آئی ٹی کے ایکسپورٹس کا بتایا, آئی ٹی از اونلی ون ایگزامپل. فارماسیوٹیکل انڈسٹری دیکھ لیں, میڈیکل ٹورزم دیکھ لیں, ہر ایریا میں انہوں نے اتنا, انڈیا نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کر لیا ہے, اپنا ایک نالج اکانومی کریٹ کر لی ہے, جو ابھی تک ہم اس لیول پہ پہنچے نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اس طرف جانے کی. اچھا ڈاکٹر ستیہ مورتی, کیا ہائر ایجوکیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کوانٹٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ It is very difficult to separate the two. اچھا, Quality is definitely essential. If you look at the sequence of event after Nehru, Madam Mrs. Gandhi also emphasized on development of programs. This has been pointed out. Subsequent leaders have continually supported. So quality is definitely important.
IT industry in some sense was driving the quantity. So when IT expansion took place, we had no choice except to allow a large number of engineering colleges to come. Instead of, in addition to इंजीनियरिंग कॉलेज आपके कब आए 60s में? no, the large number of engineering colleges came in the 90s. There's a mushroom 90s. mushroom growth. It was driven by the IT industry because you From get Bangalore. Bangalore, southern part of India. Now it is all over India. Difficult to say, but it definitely started. Which is this large Indian giant in Bangalore? हमने visit किया. Institute of Science. नहीं जो in IT industry, Infosys. Maybe you have Infosys. Infosys गए थे हमें. We were guest of Indian Ministry of External Affairs गुज़श्ता बरस. तो हम जब Infosys गए तो उन्होंने कहा कि we have survived in progress despite the Indian government. This was the it is not because of the Indian government. It is despite the Indian government. Is this true? This is difficult when he has to justify his statement. Yes, many of us often say that we do things in spite of the government, because the common man gets frustrated with bureaucratic hurdles, etc. But to a large extent, people are allowed to function independently because of this democratic setup. We have opportunity to fight with each other, but then we know where our priorities are. Well, if the hurdles were not there, we probably would have developed even more. अच्छा, मैं ये एक सवाल क्वेश्चन लेके आता हूँ आपकी तरफ डॉक्टर मयाना. प्रोफेसर मयाना साहब, आप रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हैं जो एक नई यूनिवर्सिटी है. अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, मैं एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर भी हूँ छोटा मोटा सा. मैं लोगों को इंटर्नशिप्स भी ऑफर करता हूँ, जॉब्स के लिए भी बहुत से लोगों को इंटरव्यू करता हूँ. मेरा डॉक्टर जावेद लगारी साहब के साथ जब भी मुलाकात होती है, और एक दो दफ़ा प्रोग्राम्स में इसी चीज़ में बड़ी ब्रिंकमैनशिप और झगड़ा भी होता है इस चीज़ में. ये बिलीव करते हैं कि आप यूनिवर्सिटियाँ फैला दें, टेक्निक फैला दें, पैसा बढ़ा दें, बजट बढ़ा दें. मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की बेतहाशा यूनिवर्सिटियों में से ऐसा लड़का लड़की निकल के आ रहा है जो ईमेल नहीं भेज सकता, जो उसको कहें एक पैराग्राफ लिख दें अपने बारे में प्रोफाइल का, वो नहीं लिख सकता, अपना माफियो ज़मीर एक्सप्लेन नहीं कर सकता. उसको कहें टेलीफोन पे किसी को बताओ कि ये बात है, इनको फ़ोन करके बता दें, प्रोफेसर सत्या मूर्ति को बता दें कि जी हमने इस तरह प्रोग्राम टॉप, वो ये नहीं बता सकता कि हम किस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हम अगर यूनिवर्सिटियाँ भी फैलाते चले जा रहे हैं, उसमें से निकल ही कुछ नहीं रहा. वो तो आपका जो इंजन है, जो आपका मोटर इंजन है इंडस्ट्री का, उसको दे कुछ नहीं पा रहे. आप यही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर से पूछें, आप बैंक में चले जाएँ, सब रो रहे हैं. इसका क्या हाल है? सर मैं शुरू से आपसे वो करना चाहता हूँ सर, जो आपने नेहरू फैक्टर कहा है ना सर, इट मीन्स राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट फ्रॉम द वेरी अर्ली बिगिनिंग. नहीं, वो तो पुरानी बात होगी सर. दूसरी मेरी बात सुन लीजिए, 1959 में शरीफ कमीशन ने एजुकेशन पॉलिसी वोट की. अगर हम उस वक्त वो भी अडॉप्ट कर लेते तो बिलीव मी, हम उस वक्त ये था मेन कि स्कूल को 12 साल करो, BA BSc को 3 साल करो, बैक हमने अडॉप्ट नहीं किया. तो रिजल्ट इज के अभी अतौर रहमान साहब ने 4 ईयर BSc BA BSc कोर्स अब किए हैं, और हायर एजुकेशन से वो जो 12 स्कूल एजुकेशन है वो वापस स्कूलों को जा रही है. ये पहले इसका एक हल ये तो नहीं हो सकता कि आप मगरबी ममालिक की तरह जो आपकी बेसिक ग्रेजुएट डिग्री है उसको आप जॉब एंट्री मार्केट डिग्री बनाएं, जो आपकी 3 ईयर BS डिग्री है. अब सर 4 ईयर हो गई है. अब 4 ईयर, हमारे तो 2 साल थी ना बहुत पहले, अब 4 साल हो गई. पहले सर ये था ना मैट्रिक 10 ईयर, BA FSc 12 ईयर, BA BSc 14 ईयर, MA MSc 16 ईयर. अब 16 अब 12 प्लस 4 हो गए हैं. 12 हायर एजुकेशन, ये जो FA FSc करते हैं, और 4 ईयर BA BSc इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. और मास्टर्स 18 साल का. तो सर जो आपके कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की ईमेल भी नहीं कर सकते सर. देखें फीडिंग ग्राउंड जो हमारे हैं, those are BA BSc colleges at the moment, unless and until universities go for 4 year BA BSc program. जो भी लोग आएंगे वो पब्लिक मतलब मोस्टली कॉलेजेस से आएंगे. बिल्कुल सही. 4 साल की डिग्री वो उधर पढ़ के आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में 2 साल लगाते हैं. बिल्कुल सही. सर अगर ये जो बीच वाले 2 साल है ना BA BSc, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं. लड़का FSc तक बड़ी कोशिश करता है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, बीकन हाउस स्कूलों में जाते हैं, लॉट ऑफ स्पेंड करते हैं, लेकिन जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते, 3rd ईयर में दाखिला लेते हैं और साथ इम्प्रूवमेंट करते हैं. 3rd ईयर 4th ईयर. मेरा भी तो प्रिसाइजली पॉइंट यही है कि अगर आपका इंटर ठीक नहीं है, आपका मैट्रिक ठीक नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक आपके टूल्स जो हैं बेसिक लर्निंग के वो ठीक नहीं हुए, आपकी ग्रिप नहीं है, आपकी सेरेब्रल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आपको कोई हार्वर्ड में भी बैठा दे, आपको कोई कोलंबिया में भी बैठा दे, लम्स में बैठा दे, IIT में बैठा दे, आपकी लर्निंग एबिलिटी ही नहीं है. इसीलिए हमने 2 साल एडिशनल डाले हैं ताकि बैचलर्स का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो.
2 سال ڈالنے سے کیسے ہوگا؟ You see, now it will be a 4-year undergraduate program جس کے اندر 4 سال کے اندر کوالٹی ڈیفائنڈ ہے کہ اس کے اندر کیا پڑھیں گے. دے ول ہیو اے براڈر پرسپیکٹو. یہ نہیں کہ سائنس والے صرف سائنس پڑھ کے نکل جائیں. دے شوڈ ہیو سم انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. سوشل سائنسز, اکنامکس, لٹریچر کا کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز ہونے چاہیے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. سو دیر ہیز ٹو بی این آل راؤنڈ ویل راؤنڈیڈ ایجوکیشن. دیٹ ہیز بین مسنگ. آئی تھنک دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, نمبرز اینڈ کوالٹی, بیکاز نمبرز do make a difference. If you have 10,000 people, you have few thousand emerge or a few hundred emerge which are really super, and then dozens emerge which provide the leadership skills. This is what is happening in India. India se 5 lakh engineers jo nikalte hain, they are not all world class engineers. You have IIT on the one hand, but you have fairly low level institutions on the other. It's a spectrum, and you find the same thing in the United States. America jaye to MIT or Harvards bhi hain, lekin low level American colleges bhi hain. So the numbers are important. They do make a difference kyunki uske andar se nikalte hain certain percentage come up and show the difference. ایک تو پوائنٹ یہ کہوں گا. دوسرا جو آپ نے انفوسس کی بات کی, I want to highlight one particular point. انڈیا میں اس وقت 30% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ایسی کمپنیاں کر رہی ہیں جیسے ٹاٹا ہے یا انفوسس ہے. پرائیویٹ سیکٹر R&D جو ہے آف دا ٹوٹل R&D وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. پاکستان میں 1% بھی پرائیویٹ سیکٹر R&D نہیں ہے. یہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں بڑی انڈسٹریز ڈیولپ نہیں ہو پائیں. ہم نے 1960s کے اندر پرائیویٹائزیشن کر کے جو انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی تھی اس کو تباہ ہو گئے. انڈیا نے انکریج کیا, ٹاٹا وغیرہ دوسری جو ہیں. سر آپ کے یہاں کیسے ہوا یہ جو نیکسس ہے انڈسٹری کا اور ایجوکیشن کا, یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ I would say even today it is smaller than what we would like it to be. اچھا. America is a kind of a role model where the industry academia interaction takes place. The country has been striving for it for last 40-50 years. Today the time seems to be right. Partly the MNCs have come and set up shop, whether it's a General Electric or other companies. And there are companies like Tata's who have always spearheaded this. So the confidence building is taking place in the last 10-15 years. Dr. Rahman has correctly emphasized, unless you have a large number which forms a base, the cream is not going to emerge that easily. I think this seems to have worked. And of course, it's still far from what we would like to have. Actually, I'd like to add on to that. I think the important issue is that you need people at different levels. You don't need all absolutely at the top level. You also need people who know basic subjects. So the economy, including knowledge economy, will require people at different levels. And you need to have people at different levels. But with certain minimum standards. With certain minimum standards. So that's, I think, plays a critical role. But sir, standards کو کون determine کرے گا؟ Standards کو we do have mechanism, but we have 2 chairmen, ex-present chairman of the higher education. ایک پرابلم اور میں آئیڈینٹیفائی Quality assurance systems. The answer is very simple. Quality assurance systems. External peer review and internal peer review. Peer review is the answer. And then the examination. Let me identify one more problem جو ابھی تک ادھر ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے. جی. کالجز کی بات ہوتی ہے, یونیورسٹیز کی بات ہوتی ہے, and we did talk of 2+2. کالجز جو ہیں, جیسے ڈگری کالجز کی میں بات کر رہا ہوں جو 2 سال کی ڈگریز دیتے ہیں, وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہیں اور وہ انٹیگریٹڈ ہیں ود دا اسکول ایز ویل. تو وہ آپ میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, بی اے بی ایس سی کی ڈگری کر کے نکلتا ہے. اس کا لیول ٹپکلی اسکول, ان کے ٹیچروں کا بھی جو لیول ہوتا ہے وہ اسکول ٹیچروں کا ہوتا ہے. ہمارے اگر 1.5 ملین اسٹوڈنٹس اگر ہائر ایجوکیشن میں ہیں, ٹوٹل ہائر کا میں لارجر فریم بتا رہا ہوں, اس میں 500,000 وہ ہیں جو کالجز میں ہیں, 500,000 یونیورسٹیز میں ہیں, اور باقی 500,000 وہ ہیں جو ڈسٹینس ایجوکیشن والے ہیں, یعنی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس, اوپن یونیورسٹی والے اور ورچوئل یونیورسٹی والے. تو یونیورسٹی سے جو پروڈکٹ نکل رہا ہے 500,000 کا, اپروکسیمیٹلی 1/3, وہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ سپر 5 اسٹار ہے, پر ایوریج اینڈ ابو ایوریج ہے. جو آپ کو کل کرتا ہے, جو آپ بولتے ہیں کہ خط وہ فون آنسر نہیں کر سکتا ہے اور ایک خط لکھ نہیں سکتا ہے, وہ باقی جو 2/3 ہیں وہ ان کے پروڈکٹس ہیں. وہاں پہ ہمارے کوالٹی ایشورنس سسٹمز نہیں ہیں, پروونسز میں وہ کیپیسٹیز نہیں ہیں, اوپن یونیورسٹیز میں وہ کیپیسٹیز نہیں ہیں, اور آبویسلی سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ریسورسز کا ہے. اس سے یہ جو کالجز کی میں بات کر رہا ہوں, نام لینا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بیکاز سیو کر دیں گے مجھے. یہ ایسے بہت سے یونیورسٹیز اور کالجز جن کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, جہاں بچے 10-10, 12-12 ہزار روپے مہینے کا دے رہے ہیں, 7-8 ہزار روپے, 10 ہزار روپے دے رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہیں. بلڈنگ ان کو ملی ہے, سرکار سے انہوں نے لے لی ہے, 1-1, 2-2 ایکڑ کی زمین ہے ان کے پاس. اسلام آباد کے آگے پیچھے بھی ان کے کیمپسز ہیں.
مجھے جو لڑکا لگ رہا ہے پاکستان میں کمپیٹنٹ وہ ہے جو آئی بی اے سے نکل رہا ہے, جو لم سے نکل رہا ہے, جو اس قسم کے چند اور اسکولوں سے نکل رہا ہے, یا جس نے 2-3 سال انگلینڈ میں کسی ٹھیک ڈھنگ کی یونیورسٹیز میں گزارے ہیں, یا امریکہ سے آیا ہے. جو باقی سارا لڑکا لڑکی آ رہا ہے, اور کچھ وہ ہیں جن کے گھروں میں جو اس کی اسکولنگ, جہاں میں ڈٹرمننٹ فیکٹر دیکھ رہا ہوں, میں ہر ایک کے سی وی پہ غور کرتا ہوں, میں ہر ایک کی اسکل دیکھتا ہوں, میں اس کا ایگزامن کرتا ہوں, میں لوگوں کو فری انٹرنشپس آفر کرتا ہوں, پھر میں اس کا انالیسس کرتا ہوں کہ کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آبویسلی جو ہے ہی بڑا ڈٹرمنڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہے, جو بڑا محنتی ہے, خواہ کہ اس کا ماں باپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, اس نے خود اپنے آپ کو ایکسل کر لیا ہے, لیکن ایجوکیشنل ڈھانچہ اس کی سر کوئی خاص مدد نہیں کر رہا ہے. مطلب وہ اپنے اسکل پہ اپنے تین تو کچھ کر رہا ہے, لیکن ایجوکیشنل ڈھانچے نے اس کو کچھ دی نہیں سر, ٹولز نہیں دیے. الٹیمیٹلی تو اس نے انڈسٹری کو کنٹریبیوٹ کرنا نا سر. میں ایک انڈسٹری رن کر رہا ہوں, مجھے اپنا کرنٹ افیئرس کا پروگرام رن کرنا ہے, مجھے ایک لڑکا چاہیے جس کو میں اگر مینیول دوں کیمرے کا پڑھنے کے لیے وہ پڑھ سکے, اس کو میں اگر ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 5 پیج کی رپورٹ دے دوں کہ ہم نے اس پہ پروگرام کرنا ہے, اس میں سے لیٹس ہیو کہ کیا پوائنٹس اس میں سے, وہ نہیں کر سکتا سر. سافٹ اسکلز نہیں ہے اس کی بالکل بھی. صاحب یہ جنرل مسکنسپشن ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 5,000 فارن اسکالرشپ لیے آن میرٹ, اینڈ آئی ایم شیور 90% آف دیم ہیو گاٹ دیئر ڈگری, موسٹ آف دیم آر کمنگ بیک. ڈاکٹر ڈگری جو بھی ہم نے میرٹ کے لڑکے سر وہی پاکستانی یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں نا سر. ہم کہاں سے نکلے ہیں, یہ کہاں سے نہیں سر. جو پی ایچ ڈی کتنے واپس آئے ہیں نہیں مجھے پتہ نہیں, ان کو زیادہ پتہ. میں 95% of them are returning. میں آپ کو اور اندازاً کتنے ہوں گے سر ایبسولوٹ ویلیو؟ اس وقت 1,500 واپس آ سر چکے وی ہیں. دیئر ڈگریز. دیکھیں نا مین چیز ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں 1,500. جی 1,500 آ چکے ہیں, اور وہ انٹیگریٹ ہو گئے. کھپت کیا ہوئی ہے سر ان کی یونیورسٹیوں نے؟ 100% employment. In fact, jobs are available a year before they are coming back. ان کی میچ اچھا میں آپ سے ایک طرف آتا ہوں, آپ سے تھوڑا سا ویو لے لوں کہ یہ جو اسٹینڈرڈ کا ایشو ہے. اب سر ہمارے ایکس پرومیننٹ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ماشاء اللہ دی کرنٹ ایچ ای سی کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو اسٹینڈرڈس کا ایشو ہے کہ آپ کیسے ایک پولیسنگ کریں یا انسپیکٹریٹ قائم کریں کہ بھئی یہ جو کالجز کھڑے ہو گئے ہیں بہت سے کمرشل یا پرائیویٹ یا ایون جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں, جو لوگوں کو بی ایس کی ڈگریاں دیتے چلے جا رہے ہیں, اس ڈگری کے کاغذ کے پرزے کے پیچھے کوئی لرننگ ایکیومولیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اس کا کیسے اسٹینڈرڈ ڈیٹرمن ہوگا؟ See, ultimately there's only one standard, that is global standard. Whether we like it or not, in science and technology, West has set the standards. وہ کیا ہے سر؟ Well, it is very difficult to define. Quality in science is always a matter of judgment. Whether it's American university or a British university, these are I am familiar with. When compared to that and the place where we publish, there are good high quality journals which are respected internationally. Every one of us, whether in India or China or Europe, we would like to publish in some of the top European and American journals. So in science and technology, this is the only yardstick. Nothing else matters. Then there is a large number where you are talking لیکن about. یہ تو ریسرچ لیول کی بات ہو گئی نا سر, ایک بیسک سکلز بھی ہوتی Now I am ہیں, جیسے coming to GMAT that. ہے, Now I am coming to GRE that. ہے. I understand. You see, in this churning process, a large number graduate. Most of them are what you are saying lack communication skill, writing skill, any skill. But this is bound to happen because they are coming out of this barrier. They have not seen, their mom bap have not seen colleges. So now they are coming. Their preparation is not adequate. But this generation will lead to a much better generation. If you look back at it when expansion takes place, in India right now there's a huge expansion in higher education. You have to recruit a large number of excellent faculty. This cannot happen overnight. It will take 10-15 years. Yes, some of us don't like this mushroom growth of engineering colleges because good quality faculty is not there. But as the competition builds up, the quality standards would set in. As more and more PhDs are produced, they are bound to go and teach in these colleges. Otherwise, some of them will lose out in the market force. I'm pretty sure in 10 years' time, this would happen in India. I'm sure a similar exercise would happen here. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے اور آپ سے چونکہ دونوں آپ ہائر ایچ ای سی سر, جس طرح امریکہ میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ یہ 1910 میں اور 1920 میں آہستہ آہستہ یہ جو ایس اے ٹی کا ایگزام ہے, اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے, پھر یہ بعد میں جی آر ای کا آنا, یہ کسی حکومت نے قائم نہیں کیا, کسی گورنمنٹ کی باڈی نے قائم نہیں کیا, یہ والنٹری بیسس پہ چند اسکولوں نے, یہ کالجز نے مل کے یہ شروع کیا کہ بھئی ہم ان اسٹوڈنٹس کو لیں گے جو اس بار پہ یا اس اسٹینڈرڈ پہ پورے اتریں گے. آہستہ آہستہ یہ اسٹینڈرڈ اتنا ایکسیپٹیبل ہو گیا کہ سارے کالجز نے, سارے یونیورسٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, پھر یہ ایک انٹرنیشنل نارم بن گیا. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا, یا تو ہم جی میٹ ہی کو ایکسیپٹ کر لیں, اس میں ویسے کلچرل ڈفرینسز آ جائیں گے جی میٹ جی آر ای کے, ہم یہ کہیں کہ جی یہ جس کو ہم نے ماسٹرز میں ایڈمیشن دینا ہے اس کا ہم اسکور کی بیسس پہ پرنسپل ڈٹرمننٹ ہمارا یہ ہوگا کہ جی آر ای جی میٹ جو بھی ریلیونٹ ہے
GRE GMAT में उसका अगर इतना परसेंटेज स्कोर होगा तो हम उसको देंगे, ताकि लोगों को पता हो कि उन्होंने, अच्छा फिर वो ज़ाहिर है वो आपको वो आप, चूँकि मैंने खुद ये एग्जाम वगैरह दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के एरियाज़ में दिए हैं, मेडिसिन की भी दी, वो जब तक आपने रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स में से गुजरे नहीं होते आप, वो मुमकिन नहीं है। उसकी प्रिपरेशन भी अगर आप कर लें 6 महीने बैठ के तो भी आप बड़ी लर्निंग कर लेते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हम? ये तो आपको करना है। पाकिस्तान में दो डिफरेंट यार्डस्टिक्स हैं। नहीं करना तो आपने, मैं बता रहा हूँ ना, दो डिफरेंट यार्डस्टिक्स हैं। एक तो एट ए नेशनल लेवल इन द पब्लिक सेक्टर देयर इज एन NTS एग्जाम, और NTS बिल्कुल जैसे GRE का मॉडल है उसी पे बेस्ड है कि उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, एक सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है, और सब्जेक्ट में इस वक्त तकरीबन मैं समझता हूँ 45 से ज़्यादा सब्जेक्ट डिफरेंट स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें है। और एट द ग्रेजुएट लेवल यानी एट द PhD लेवल हमारी रिक्वायरमेंट है कि PhD में हम दाखिला भी नहीं देंगे जब तक आपने NTS का सब्जेक्ट टेस्ट उस सब्जेक्ट में पास नहीं किया है। मास्टर्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसे अमेरिका में भी होता है, वो ये NTS का ही है। दो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, एक एप्टीट्यूड जो बेसिक स्किल्स है। टेस्ट होगा सर, आखिर ये बच्चे कहाँ से निकल के मिल रहे हैं? नहीं मास्टर्स में वो नहीं, और वो ज़्यादातर ये प्रोफेशनल फील्ड्स है। मास्टर्स बनाए से एज एन MS, एज एन MPhil, नॉट एज एन जो आप बोल रहे हैं 2+2 वाला मास्टर्स, वो अब अंडर ग्रेजुएट डिग्री बन गई है। दूसरा ये है कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी और लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उनका अपना एडमिशन टेस्ट होता है, बोथ एट द बैचलर्स लेवल एंड एट द मास्टर्स लेवल। वो स्क्रीन कर लेते हैं, बिकॉज जो लोग बच्चे बोर्ड से आते हैं, कोई A लेवल से आते हैं, कोई IB से आते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, और पाकिस्तान में बोर्ड्स भी बहुत हैं। तो द यूनिवर्सिटीज़ ने जैसे बिजनेस स्टडीज़ में या मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में उन्होंने अपने एंट्रेंस टेस्ट अडॉप्ट कर लिए हैं। तो ये दो पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है, आई फुली एग्री, हर एक ने अपने बना लिए। बहुत डिफिकल्ट है कि एक सिंगुलर एग्जाम अडॉप्ट करना। You see, the simple answer is one national examination at the school level, one national examination at the college level. आपने multiplicity of boards, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हर बोर्ड जो है वो नंबर ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, और ताकि इंजीनियरिंग स्कूल में चले जाएं या मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएं। हमने इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है। देयर शुड बी वन नेशनल टेस्ट जिसके अंदर, अब जैसे IIT के एडमिशन्स में या इनके यहाँ एक नेशनल टेस्ट होता है, कितने लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, एंड देन द बेस्ट आर सिलेक्टेड। नेशनल टेस्ट को कौन कंडक्ट कराता है? उसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है? नहीं, कंडक्टिंग जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन भी कर सकता है, अगर ये सब उनका कौन करता है सर? इनका IITs खुद करते हैं। लेकिन मैं टर्की का एग्जांपल दे दूं, पूरे टर्की में सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए एक नेशनल टेस्ट होता है, और वो उनका HEC करता है। जी, उनका HEC करता है। तो दिस कैन बी डन। तो ये दिस रिक्वायर्स, ये तो आपने करना था। दिस रिक्वायर्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू एग्री कि हम अपने, क्योंकि ये जो बोर्ड्स हैं इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत आते हैं। सर लेकिन वो तो देखें ना, अनलेस दे हैव टू बी, ऊपर से डंडा चलाना पड़ेगा। President and the Prime Minister have to say that this is the way we have to do it. These boards stand dissolved at the moment. There will be one national system. This will be the national system of examination. There will be one national set of standards. आप इसी वजह से आपके पास multiplicity of standards आते हैं। थर्ड रेट लोग आके colleges में जाते हैं, वो फिर universities में किसी तरह चले जाते हैं, and so they permeate through. Sir, the administrative control of the universities are with the provincial governments. Chancellors होते हैं, उनकी अपनी syndicates हैं. They make their own rules. HEC of course एक पॉलिसी बनाती है, but it's not like a man with two wives, but it's like a wife with two husbands. Universities are not under the HEC in terms of administration. Now I understand. They are under the provincial governments. मैं आपका समझ, मेरे जहन में शुरू में ख्याल ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एजुकेशन को कंट्रोल ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अगर हायर एजुकेशन कमीशन ये डिसाइड कर दे कि ये स्टैंडर्डाइज होगा, GMAT या GRE होगा, तो उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपका ख्याल, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये रिकमेंड भी करें, They have to agree to it. They have to agree to it. लम्स तो कर सकता है। जी जी जी। फॉर इंस्टेंस IBA और लम्स जो इंडिपेंडेंट हैं, जी जी, वो तो ये कह सकते हैं कि जी हम GMAT GRE को यूज़ करेंगे, या अगर कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ बन जाता है, फास्ट है, वो कह सकता है, कॉमसेट कह सकता है। बिल्कुल। लेकिन एट द नेशनल लेवल चारों प्रोविंसेस एंड द फेडरल लेवल मिल के ये बात तय करनी पड़ेगी। आपने सर फिर इसको कैसे रिजॉल्व किया इंडिया में? No, we have not resolved. We have the same problem. There are such decisions taken at the national level. Like the IITs conduct JEE for IIT examination, IIT entrance. UGC and CSA are conducted at the research level. So IIT एक separate island है? You can say that. उन्होंने अपना एक खड़ा किया ढांचा। Because of the integrity of the system, which has gone on for 50 years, they have been able to manage. तो IIT को कौन मैनेज कर रहा है? उसको हेड कौन कर रहा है? They are, until recently, there were 5 independent institutes, but they used to sit together and make the examination. Now there are 15 of them. 15 of them sit together and make the examination. The system has withstood the test of time. They have proven beyond doubt their integrity, their ability. They invest their time because the products, the tested quantities that come in
is a feedstock for the IITs. Their own survival is at stake if they are not of good quality. बल्कि पिछले महीने इन्होंने कानून बदला है और ये नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वेरी सिमिलर टू HEC, UGC को अब ये ख़त्म कर रहा है जैसे हमने ख़त्म किया था 10 साल पहले. UGC को दे आर फिनिशिंग इट ऑफ, किसी चीज में हम आगे हैं एटलीस्ट इन हायर एजुकेशन. इससे तो और आगे ये जो है एक नंबर में पीछे जाने का शौक नहीं, है. I actually add on हमने to एक that. स्टेप पहले जी, लिया है बिल्कुल. UGC. नहीं, I want to add to it that IIT entrance test is also feeding to large number of institutes, including his own. So they are taking from that list. Second thing I will say that this is not an isolated example. For example, the Masters in Biotechnology program all over the country is run by my university. There is a central admission test. वही बात आ गई, centralized system of testing. Centralized, and how it happened was very interestingly. Funding for that came from our Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology. And they said that if we will give you funding for 40, 50 or 60 universities, provided you have a central admission test. और ये बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. IT में तो आपने देख लिया $60 अरब, अब $5 अरब के करीब बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में पहुंच गए हैं और $50 अरब इंडिया एम कर रहा है ओवर द नेक्स्ट 15 years टू हैव अ $50 billion एक्सपोर्ट इन बायोटेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट वेव ये बायोटेक्नोलॉजी So की है. 10-15 years back we started biotechnology teaching program. अच्छा प्रोफेसर मियाना, अगर इसे कहते हैं ऐसा हो जाए जैसा कि यहाँ से बात शुरू की डॉक्टर सत्या मूर्ति ने कि भाई IIT ने अपना एक आइलैंड खड़ा किया, उन्होंने कहा कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, 8-9 इंस्टीट्यूट इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक स्टैंडर्ड अपना खड़ा कर दिया. फिर उन्होंने कहा UGC ने अपना एक स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया. सिस्टम उनका बहुत बड़ा है, अमेरिका में भी ऐसे हुआ था. अगर हमारे यहाँ इस तरह का स्टैंडर्ड खड़ा होने लग जाए, लम्स और IBA मिलकर अपना एक स्टैंडर्ड खड़ा करते हैं, कुछ और इंस्टीट्यूट उनके साथ मिल जाए, तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? सर वी कैन डू इट, आई कैन टेल यू. सर ये मतलब ये है कि व्हेन देयर इज विल देयर इज ए वे. जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, विल नहीं है सर. हायर एजुकेशन ऑस्ट्रेलियन का सर एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इट इज ए प्रोविंशियल एजुकेशन इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट बट हायर एजुकेशन इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द प्रोविंसेस. सर द फेडरल गवर्नमेंट समबडी HEC has to be made powerful so that ये यूनिवर्सिटी को मजबूर करें कि आपका प्रोडक्ट मेरा ये पास करेगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज. सो ऑल सर हम आपके बच्चों को अच्छी हिंदुस्तान एजुकेशन देना चाहते इंडिया इज हैं, एन इसमें क्या हर्ज है? तो डॉक्टर भट्टाचार्य, हिंदुस्तान में इस वक्त जो HSC है उसकी यानी अभी UGC है अभी जो आपका UGC है वो उसी तरह से जिस तरह हमारे यहाँ 18th अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन है वो सब प्रोविंसेस के हवाले हो गई है, आपके यहाँ भी ऐसे ही है या आपके यहाँ डिफरेंट है? We have a slightly different system. You know, education to some extent is a state property, but there is a whole two-tier system that runs. एक तो है कि हमारे state level universities हैं, and then the central government set up a whole lot of different universities, and with different kinds of funding, different standards and all. Central government invade. Now we have, for example, in a recent this thing, last few years, even all those states where there was no central university, new central universities have been set up. So we have now fairly almost more than 50 central universities around. और पिछले महीने जो कानून इन्होंने पास किया है उसमें द वाइस चांसलर्स ऑफ द प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विल आल्सो बी अपॉइंटेड सेंट्रली. सर ये बताएं कि अब ये जो डेलीगेशन आप लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त और ये पहली दफ़ा एक ऐसा डेलीगेशन आया, इनके एक्सपीरियंस से हम कैसे लर्न कर सकते हैं? You see, at this is an excellent forum because the president of the Indian National Science Academy for तारीख में हमारे दोनों मुल्कों की पहली दफ़ा हम दोनों हाईएस्ट लेवल पे मिल रहे हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह आपस में मिल सकते हैं, वी हैव डिसाइडेड डिस्टेंस लर्निंग में कोऑपरेट कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में इनकी यील्ड जो है हमारे से 3 गुना है बहुत सारी क्रॉप्स की. सो व्हाट हैज इंडिया डन दैट पाकिस्तान हैज़ नॉट डन एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम इन एग्रीकल्चर. इसी तरीके से दूसरी फील्ड्स के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का जिक्र किया. देयर सो मच कोऑपरेशन दैट वी कैन डू. प्रॉब्लम्स आर वेरी सिमिलर इन दोज कंट्रीज, लेकिन हम तो साइंस जो है दैट ट्रांसेंड्स अदर बाउंड्रीज. यू सी हियर वी हैव a religion of our own, if you may call it, कि we are in the common pursuit of truth. इसमें कोई religious या ethnic boundaries नहीं आती. हम मिल के काम करें, solving national problems. वही problem इनके पास हैं, चाहे वो energy के हों, चाहे वो water stress के हों, चाहे वो बीमारी के हों, गुर्बत के हों, वही हमारे यहाँ. तो let's cooperate together in various fields. आप कल्चर में और दूसरी चीज़ों में तो नाच गाने में तो बहुत कॉपरेशन होती है, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आपस में कॉपरेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है. ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. जी, कल हमने साइंटिफिक कोलैबोरेशन तो डिस्कस किया ही किया है, साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि साइंस फॉर पीस, द साइंटिस्ट ऑफ द टू कंट्रीज कैन गेट टुगेदर, बिल्डिंग पीस थ्रू साइंस. आपकी अमन की आशा वगैरह चल रही है, व्हाट एवर द फोरम,
But now this forum, Academy of Sciences of the countries of Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan will get together. We are going to make a summit to discuss everything of these रीजनल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे. Because chemistry or physics does not सर do मैं आपका एक any मिसकंसेप्शन कोई और वैसे भी बाउंड्रीज नहीं है. सर मैं मिसकंसेप्शन आपका एक और भी दूर करता हूँ, ये तो एग्री नहीं करेंगे. अच्छा. आपने कहा सर ना खत लिख सकते हैं ना एप्लीकेशन, यू मेंट इंग्लिश. क्या आई कांट. सर पेशावर यूनिवर्सिटी ने 1950s में व्हेन आई डिड माय बीएससी आई गॉट एडमिशन इन 1957. तो हमारे यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं थी. I took physics, chemistry, mathematics. On the other hand, in Punjab and Sindh, they say those science subject, English is compulsory. But whereas sir, हम लकीर के फ़कीर हैं, we don't like to change. हमारे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में, आफ्टर FSc there is no English. मेडिकल इंजीनियरिंग. What's the bottom line? Argument क्या है? आर्गुमेंट ये है कि सर एवरीथिंग अंग्रेजी में मत तोलें. अगर मेरा कंसेप्शन आप ठीक नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बड़ा ये बड़ी दुख थी रख पे कम से कम मेरी आपने मतलब उंगली रख दी है. हाउ इंपॉर्टेंट इज इंग्लिश टू हायर लर्निंग? very important. Very They have good no higher choice. learning sir, but not FSc or BSc. लेकिन आप मतलब आप एम्पायर स्टेट सर, पे कैसे चढ़ेंगे उधर नीचे से की तो आपके स्टेप्स ही नहीं है आपके सर पास. चाइनीज कैसे कर गए, जापानीज कैसे कर गए. आप किसी जापानी से बात करें उसको अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन इंजीनियर इसका क्या जवाब देंगे? NMR आते हैं वो इनका How will you explain पूछें. this? ये पाकिस्तान में हमेशा आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी जर्मन भी है और फ्रेंच भी है और जापानीज भी हैं. आप इंडिया को क्यों देखते हैं? कि वो उनके तो अंग्रेजी नहीं आती. At the province level, this argument is given. But for India, neither Japan nor Chinese is a good model. It's not relevant. Not relevant. Because Japan is one small country. They can have one language uniformity. Whereas India, I do not know how many official languages We are have there. five and Chinese have a different setup. Government system is different. Language, one unifying language. They may have different dialects. But India has always had diverse languages. So its unity in diversity has always been talked about. So the English has served a very important purpose. But for English, this IT revolution would not have taken place. बिल्कुल, I totally agree with this quite frankly. बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, किस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, वो जो हैं वो बुनियाद हैं किसी भी. अगर आप ठीक है उर्दू में अगर आपके पास किताबें हों, रिसर्च जर्नल्स हों, हर चीज़ हो, आप पढ़ सकें, जो कि नहीं है. इस वक्त 95 से 99% जो दुनिया का लिटरेचर है वो अंग्रेज़ी में है. तो अंग्रेज़ी अब अंग्रेज़ों की ज़बान नहीं रही, अंग्रेज़ी दुनिया की ज़बान बन चुकी है. और इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये बहुत अहम है. लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उर्दू में भी बात नहीं कर सकते. हम उर्दू में भी बात नहीं कर सकते. बात यह है कि हमारे यहाँ स्कूल लेवल एजुकेशन जो है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. आप जो सबसे मायार की बात, जब स्कूल लेवल की बात करता हूं तो डॉक्टर जावेद लगारी मेरे खिलाफ हो जाते हैं. नहीं, डॉक्टर जावेद लगारी सही कह रहे हैं कि हमारे ग्रेजुएट कहाँ से आएंगे अगर स्कूल डॉक्टर जावेद लगारी जो ये कह रहे हैं बेसिक स्किल्स HEC का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. हमारा कंट्रोल नहीं, और बेसिक स्किल्स वैसे भी स्कूल लेवल से आते हैं और कॉलेज लेवल से आते हैं. इनपुट हमारा वहां से आता है. तो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. जब हमारे पास जो इनपुट आ रहा है उसी पे कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको जितनी भी पॉलिश कर लें, ठीक है ना, फाउंडेशन उसकी वीक है तो वो तो स्ट्रक्चर गिरेगा. हमें उन पे डबल मेहनत करनी पड़ती है. और उसमें से फिर वही बोलते हैं कि जब इतनी बड़ी क्वांटिटीज की जब हम बात फिर करते हैं तो उसमें फिर 10% या 5% एक अच्छी क्वालिटी निकल जाती है. तो क्वांटिटीज बहुत जरूरी है एक रीजनेबल क्वालिटी निकालने के लिए. प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब से मैंने यही कहा था कि आप कमांडो एक्शन की जो बात करते हैं, आप माशाल्लाह कमांडो है, आप कमांडो एक्शन की जरूरत है तालीम के एट द लोअर लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी टेक्निकल एजुकेशन. पहाड़ों वगैरह पे चढ़ना आसान है भाई. हायर एजुकेशन में हमने कुछ किया या नहीं किया? अगर हायर एजुकेशन में कर सकते हैं तो एक कमीशन बनाए लो लेवल एजुकेशन की. जो मॉडल हमने यहाँ पे अगर कामयाब हुआ है तो व्हाई कांट वी डू इट एट द लोअर लेवल आल्सो. लेकिन इसमें प्रोविंसेस को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोर्ड्स हैं. एक इम्तिहान जो आपने बात की थी ना, दैट वाज 100% करेक्ट. यू हैव टू हैव अ वन क्वालिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन जिसके थ्रू ये गुजरें, और उसमें अगर क्वालिफाई करें तो पास हैं वरना फेल हैं. अच्छा डॉक्टर भट्टाचार्य, जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि जो कुछ भी मतलब 90% कहीं पब्लिश होता है, खा वो फ्रांसीसी में हो, जर्मन में हो, जो भी रिसर्च होती है, जापान में हो, चाइनीज़ में, वो फौरी तौर पे 24 घंटे नहीं तो पता नहीं या साथ ही साथ वो उस जुबान में भी, अंग्रेजी में भी वो ट्रांसलेट हो जाती है. ऑल फ्रांस से भी, जर्मनी से, जापान से, दे आर ऑल पब्लिशिंग इन इंग्लिश. अब अंग्रेजी में होता है सब. एवरीबॉडी पब्लिश. अब तो वहाँ पे क्लासेस, डिसर्टेशन, रिसर्च, इवन स्वीडन में, जर्मनी में, फ्रांस में
इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज और सारा रिसर्च हो रहा है. हमारे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, सब मैं अंग्रेजी आपको में ये पढ़ रहे हैं. बोलता हूं, हम तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी में बैठ के अपना सिवाय सोशल dissertation साइंसेज अंग्रेजी में लिख रहे हैं. ओनली सोशल साइंसेज में नहीं, बाकी सब लेकिन सब्जेक्ट. इंक्रीजिंगली मैं देख रहा हूँ कि जो स्कॉलर या मास्टर ग्रेजुएट्स या जो भी स्कूल के बच्चे जर्मनी से या फ्रांस से भी आ रहे हैं, जिनकी जुबानों का बहुत, ये जापान से जो आ रहे हैं, वो बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, सो अंग्रेजी पे एम्फेसिस बहुत बढ़ गया है. लेकिन सर जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो एक तहकीक का रेजर्वोयर है, जो उसका एक ज़ख़ीरा है, जब ज़माना कदीम में जो बड़ी पुरानी ज़ुबानें हैं जैसे अरबी हो गई, फ़ारसी हो गई, जापानीज़ हो गई या हिंदी हो गई, उनका अपना एक ज़ख़ीरा था अलूम का. अंग्रेज़ी ने वो तमाम ज़ख़ीरा अलूम का तो अपने अंदर हासिल कर लिया है. मतलब अब आज हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई नॉलेज ना हो, या पर्शिया में कोई ऐसा नॉलेज ना बचा हो, या अरेबिया में कोई ऐसा नॉलेज ना बचा हो, या जापान की तारीख़ का कोई ऐसा राज नहीं बचा होगा जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ट्रांसलेट नहीं हो चुका, जिसे एक इंग्लिश रीडर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता. एम आई राइट सर? कि मतलब यू आर अ प्रोफेसर. Absolutely. My university is one that believes in diversity. We have everything. We teach Persian, we teach Arabic, we do research in history of whole world, and we have very strong social science. So we believe in this. That, but we also worried, and this is one point though nobody touched, and India is worried that what do we do with people who have been backward for generations and generations. So we want to bring all of them to the fold of education, particularly higher education. So India has done something. We may debate whether this is right or wrong. So we have 50% reservation for people coming from very backward areas. classes and backward areas. My university has a very interesting system followed for a very long time. Depending upon which area you are coming from, you get some grace marks in the entrance test. So for example, you are coming from a very backward area in one of the, let's say UP or Andhra Pradesh or any of these things, you will get extra 5 marks for entrance test. Idea is to bring these people to the fold of higher education. When you do that, then the language and other issue, ability to this thing comes into picture. So we are very worried of the fact that we should make them, they may have different Jaman, but make them not par, but at least comfortable with the सिस्टम का हिस्सा बन सके. क्योंकि टैलेंट प्रोफेसर मैं ना आप देखें जो हिंदुस्तान में जैसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे उन्होंने अमल किया कि अगर एक रियासत महाराष्ट्र की है या बंगाल की है तो एक तो अपनी बंगाली ज़ुबान पढ़ते हैं, एक ये है कि वो हिंदी भी स्कूल में ख्याल लाजम है उनके लिए पढ़ना, ठीक है, और फिर वो उनकी इंग्लिश है. इंग्लिश उनका इंटरनेशनल कनेक्ट है, हिंदी उनका नेशनल कनेक्ट है, और बंगाली उनकी जो है वो उनकी सूबाई की उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है. फिर उसके बाद अपनी अपनी ऑप्शन है. ये तीनों कंपल्सरी हैं, ये ऑप्शनल है 3 लैंग्वेजेस? Usually it is 2. In some places, in the central schools, it is 2 languages. In the provincial schools, it may be 2 or 3. नहीं सर, वो तीनों कंपल्सरी हैं या ऑप्शनल? It depends on the state. Like the state I come from, I learn my Tamil and English. Hindi I may or may not learn, whereas this may not happen in some other state. So within the country, there are differences between states. हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज कंपल्सरी होनी चाहिए कि भी पंजाब में पंजाबी, अंग्रेजी. Dr. Lagari will agree with me. जब हम जर्मनी में PhD करने जाते थे, पाकिस्तानी बॉय 6 महीने वो हमें जर्मन सिखाते थे, गोएटे इंस्टीट्यूट जर्मनी में. 6 महीने के बाद हम उनके सारे लेक्चर अटेंड कर सकते थे. हम थीसिस जर्मन में लिखते थे. रशिया आप जाएं 6 महीने में, फ्रेंच जाएं अभी सीखना पड़ता है. तो अभी सर किसी लैंग्वेज को पिकअप करने के लिए 10 साल लगाने की सर ज़रूरत नहीं है. बट एनीवे इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट. लेकिन जो डॉक्टर तौरमान को मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, लगाड़ी साहब एग्री करेंगे. सर ये जो स्कूल एजुकेशन है, जो डिग्री आपको सर्टिफिकेट मिलती है मेट्रिकुलेशन, इट मीन्स एडमिशन टू ए यूनिवर्सिटी. दिस सर्टिफिकेट्स एनेबल्स यू टू गेट एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी. तो पाकिस्तान में सर कोई मार्शल आर्ट टाइप एजुकेशन ऑर्डर आना चाहिए, स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और वो लगारी साहब को दे दें. इस वक्त जो 0 to 8 की पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने दी है, सर सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि FSC विल गो बैक टू द स्कूल्स. और मैंने पूछा कि सर व्हाट हैपन टू द कॉलेजेस. कॉलेजेस क्या, अगर सर देखें स्कूल्स हैव मैट्रिकुलेशन एंड देन दे गो फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन. दिस कॉलेजेस शुड नॉट बी देयर सर. ये अब सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बन जाने चाहिए. ये 4 ईयर BS, मैंने आज कायद-ए-आज़म गया हुआ था, मैंने कहा सर तुम 4 ईयर BS क्यों शुरू करते हो? बेसिकली जो अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ स्टेट कॉलेजेस होते हैं, तो हाई स्कूल तक के हाई 12 होता है, वो K-12 में कवर होता है, वहाँ जाके वो खत्म हो जाता है. उसके बाद जो आपके स्टेट कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम. और ये हमारे जस्ट वाइंडिंग इट अप, वक्त खत्म हो गया, आप लोग निकलना भी है. डॉक्टर साहब
3 टॉप रिकमेंडेशंस अगर आपने गवर्नमेंट को देनी हो या सोसाइटी को देनी हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देनी हो, जैसे लम्स हैं सब लोगों को, कि क्या करना चाहिए, वो क्या होंगी? मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 3 नहीं बल्कि 4 पिलर्स होते हैं, द 4 पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस. सबसे पहले तालीम, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. दूसरा पिलर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके बगैर आप आज की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते. तीसरा पिलर है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो साइंस की रिसर्च है उसका इम्पैक्ट हो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. लेकिन चौथा जो सबसे बड़ा पिलर है वो है एक गुड गवर्नेंस, कि ऐसे हुकूमत जो कि समझती हो कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, और वही वो मालिक आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने समझ लिया है कि उनकी असल दौलत जो है उनके बच्चे हैं, ना कि तेल और सोना और दूसरे मादनी ज़खायर. द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज इट्स पीपल. I fully endorse what Dr. Rahman has said. 100% वोट देते हैं. 100% वोट. इसको तो हम करते नहीं है, लेकिन हम यूनिवर्सिटीज में हम ये भी फोकस करना चाहते हैं, जो कि ऑफ ये तो पिलर्स हो गए ना. रिकमेंडेशन क्या देंगे आप एजुकेशन पॉलिसी की? नहीं मानता कोई है नहीं, चलो वो अलग बात. नहीं, सबसे बात है एजुकेशन पॉलिसी में हम रिकमेंडेशन हम यही देंगे कि यही जो हमारे टारगेट्स हैं, हमें वो टारगेट्स मीट करें सीरियसली, इसके लिए पॉलिटिकल विल हो. टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, आप हर एजुकेशन पॉलिसी को उठा के देख लें. अभी हायर एजुकेशन में भी आप देख लें 10, 15, 20% की बात होती है. एजुकेशन में भी आप पॉलिटिकल विल किस चीज का नाम है? कैसे आप डिफाइन करेंगे कि पॉलिटिकल विल है या नहीं? तो वो 4th पिलर की जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज द पॉलिटिकल विल. दैट इज द पॉलिटिकल. दैट इज द पॉलिटिकल विल, कि कितना आप, वेयर आर यू पुटिंग योर मनी. मौजूदा हुकूमत देख लें कि वी हैव पॉलिसी में एक्सीलेंट डिसीजन कि 7% हम देंगे एजुकेशन पे. ग्राउंड रियलिटी 2%. डॉक्टर भट्टाचार्य, क्विकली. I just want to say one thing. I fully agree with what has been said, but we have been visiting some of the institute. I went to ComSats in the morning. I'm very, very impressed. ComSats. I'm And what other institute? Qaid-e-Azam, whatever you can ask. He went to ComSat, and I'm very pleased, and I see a future for higher education in this. So you liked ComSat. I liked But have you very seen much. LUMS? I went and gave a Oh, talk. IBA. I gave a talk in ComSat, so that's the only one I've seen. And Like I really LUMS, enjoyed it. FAST, IBA. आपने कोई विजिट किया? Well, I Up to went you, to Qaid-e-Azam Qaid-e-Azam. में may You not see, be- internationally these organizations जो आपका बात कर रहे हैं, LUMS, they are not in the international ranking. नहीं आई. इंटरनेशनल रैंकिंग्स में जो Research है है. वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, कॉमसैट्स है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड वो तो टेक्नोलॉजी ट्यूशन है. सेंटर है जो आप नाम ले रहे हैं. But I may be making a controversial statement. Qaid-e-Azam reminds me of how we were 20 years ago. 20 years. Very powerful statement. Thank you so much, all of you. वक्त हमारा नाज़रीन बिल्कुल ख़त्म हो गया. नाज़रीन, हमारी डिस्कशन का मकसद ये था कि एक मुख्तलिफ मौजू को हम आज इस प्रोग्राम में टच करें कि कैसे एजुकेशन का फ्यूचर जो है साउथ एशिया में क्या है, और हिंदुस्तान की जो तरक्की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से, कैसे हायर एक्सीलेंस उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया, उसने कैसे नेशनल इकॉनमी में, नेशनल ग्रोथ में, नेशनल इमेज और प्रेस्टीज में और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस में कंट्रीब्यूट किया, उसे कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से हम कैसे सीख सकते हैं. हिंदुस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हायर डेलीगेशन जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान आया, और उस हवाले से ये डिस्कशन थी. इस डिस्कशन को हम फेसबुक और यूट्यूब पे जारी रखेंगे. देखने का बहुत शुक्रिया. अपनी सूरत नजर आती है. हम वो चीज डिस्कस करते हैं जो लोग अपने घरों में जिससे गुजर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर, मोहल्लों में, गली